बख्शी सर, जिस तरह से टूल किट का आजकल इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आईएसआई ने एक टूल किट का इस्तेमाल किया ताकि वो पाकिस्तान के जरिए अपने वहां पर लोग भेजे, या कह सकते हैं कि जिसको हम ड्रग्स भेजता था, उसके बाद अमृतपाल को भेजा और टूल किट के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया कि उसके अंदर खालिस्तान 2.0 आपका जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको हवा दी गई। इसमें किस तरह से एक खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है वो काम करती है? देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये डिजाइन बड़ा साफ है कि भाई पंजाब में बड़ी जो है बहुत ही लोग चिंतित हैं ड्रग्स के लेके, जिस तरह नाश हो रहा है उनकी एक जनरेशन का। ये पॉलिटिकल असर भी पड़ा, अकालीस को प्राइस देनी पड़ी ये ड्रग्स के स्प्रेड के लिए। अब ये जो है पाकिस्तानी पैराशूटिस्ट आईएसआई का गुर्गा ये पंजाब में आता है और ड्रग रिहैब का तमाशा शुरू करता है। ड्रग रिहैब में कौन आएंगे? जो ड्रगी हैं, जो उनको नशेड़ी हैं, उनको ये रिक्रूट कर रहा था, उनकी फौज बना रहा था साहब, जो बिल्कुल इसकी सुनेगी, क्योंकि ड्रग भी यही ला रहा था, स्वांग कर रहा था कि मैं तो साहब ड्रग रिहैब करा रहा हूं। डॉक्टर कहां था भाई? ड्रग रिहैब तो डॉक्टर करते हैं, ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म्ड सेंट कहां से आ गया? मारपीट करता था उनके साथ, उनको रिक्रूट करता था। इट इज अ वेरी सिंपल प्लान कि भैया मैं आऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल ट्रैक्शन मेरे को मिलेगी अगर मैं ड्रग्स के खिलाफ बात करूं। अंकल मेरा सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है, ठीक है। ड्रग्स के जरिए जब मैं ऐलान करता हूं कि मैं डी एडिक्शन करा रहा हूं, तो कौन मेरे पास आएंगे? ड्रगी, नशेड़ी, गंजेड़ी, सारे के सारे जो शॉट्स लेते हैं, ठीक है। और वो एक इसके पास बनी बनाई एक फौज थी जो कुछ भी करने को तैयार है कि साहब मेरे को अगला इंजेक्शन दे दो बस, ठीक है। इंजेक्शन ये देंगे, नाटक स्वांग करेंगे जी, बिल्कुल स्वांग रचता था और रिहैब सेंटर्स बनाता था। जीडी बख्शी साहब, मैं देवेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह से महिला विरोधी रहा। महिलाओं से उसकी चैट्स की एक लंबी फेहरिस्त सामने आई कि एक दो नहीं, उसने 20 महिलाओं को धोखा दिया, 20 महिलाओं को अपने झांसे में लिया। हथियारों को लेकर भी वो किस तरह से चलता था, खुलेआम हथियार लहराना, महिलाओं को अपने झांसे में लेना, ड्रग कनेक्शन सामने आना। देवेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी इसका आखिर जो स्ट्रैटेजी थी वो किस तरह से थी, वो किस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहा था, तमाम चीजों को साथ साथ लेकर चलना, एक स्वांग रचना, अपनी एक साफ सुथरा छवि पेश करना कि लोग उसके कहने में आसानी से उसके झांसे में आ जाएं। देखिए, इसकी पूरी की पूरी जो लाइफ स्टाइल है दुबई में आप देखें तो ऐशो आराम और एक आवारा किस्म के व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल कही जाती है उस तरह की उसकी लाइफ स्टाइल थी। दीप सिद्धू के बाद वहाँ के जो पाकिस्तान में बैठे इसके आका हैं, जैसे जसवंत के भाई पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, तो उन लोगों को ये समझ में आया, आईएसआई को ये समझ में आया कि उन्हें एक ऐसे यूथ की ज़रूरत है जिसको वहाँ पर भेजा जा सके। उसके बाद सभी हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी तक कराई गई, उसका मेकओवर किया गया और उसमें भिंडरावाले की तरह ये दिखे ताकि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि उसी प्रकार का मूवमेंट करने के लिए ये शख्स आया। और ये नतीजा था कि उसके पहले की जो ज़िंदगी थी, जैसे दलजीत कलसी 2007 से 2020 के बीच लगभग 18 बार दुबई जाता है, ये दुबई जाता है। दुबई क्या करने जा रहा था, क्या दुबई में इसकी गर्लफ्रेंड थी, दुबई में इसकी कोई वाइफ भी थी, इन सारी चीज़ों की पड़ताल अभी एजेंसीज कर रही है। लेकिन बार बार वहाँ पे जाना, दुबई माफ़ कीजिएगा थाईलैंड, दुबई से थाईलैंड बार बार जाना, ये चीज़ें बताती हैं कि थाईलैंड किस चीज़ को लेकर ज़्यादा चर्चित रहा है और उसमें इसका लाइफ स्टाइल कैसा रहा है। और यही वजह है कि अपने पुरानी ज़िंदगी के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में ये कभी भी बात करना पसंद नहीं करता था। ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को लेकर बात करता था और इसका जो सेलेक्टिज्म था वो इसके प्रोपेगेंडा के हिसाब से था। चाहे आप सिख हिस्ट्री की बात कर लें, पंजाब के हीरोज की बात कर लें, किसी नैरेटिव की बात कर लें, हर चीज में वो। देवेंद्र जी, आपने हिस्ट्री का जिक्र किया इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब की हिस्ट्री में आप महाराजा रणजीत सिंह, उसके बाद भगत सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जिसका जिक्र किए बिना आप नहीं आगे बात कर सकते हैं। हिस्ट्री में उनकी जो पहचान है और उनको जिस तरह से देश हीरो मानता है, उनको लेकर उसके पास कुछ नहीं कहने को था, वो मानता ही नहीं था कि वो हीरो। तो आखिरकार वो किस प्राइड को लेकर क्या करने चाह रहा था? अरे हीरो तो छोड़िए, वो उनको डिनाउंस करता था, भगत यही बात और हाँ। जैसे रंजीत सिंह वन कम्युनिटी वन नेशन, और हम सभी जानते हैं कि रंजीत सिंह के शासन में किस प्रकार से हर कम्युनिटी के लोग कितने बेहतर तरीके से रह रहे थे। ये उसका आइडिया नहीं था। उसका आइडिया तो ये था कि यहाँ पर बाकी कम्युनिटी के साथ सिख कम्युनिटी को भिड़ाओ
अलगाववाद की आग लगाओ, उसके तहत सिख प्राइड को जगाओ और उस सिख प्राइड के सहारे अपना जो पीछे का एजेंडा है उस एजेंडा को पूरा करो। ऊपर से जब इसको यहाँ पे भेजा गया था और आप अचानक देखें कि कुछ साल पहले तक कोई इसको जानता तक नहीं था और ऐसे अवतरित हुआ जैसे न जाने कौन सा सिख कम्युनिटी को लेके इसके अंदर कोई बहुत बड़ी धारणा रही हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी वैसी नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह पैदल चलते थे और ये मर्सिडीज कार में चलता था। और आप अंदाजा लगाएं कि उसके बाद सिख प्राइड की अगर बात करता हो, जितने सिख गुरुद्वारा थे वहाँ पे बूढ़े लोगों के यानी कि एल्डरली लोगों के लिए या फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनको बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कराई जाती है और कराई गई थी। उसमें से कुछ गुरुद्वारा में जाके इसने तोड़फोड़ मचवाई। तो इसके जो गुंडे थे, जो आनंदपुर फौज के नाम से जो बनाया जा रहा था, उनका पूरा मकसद यही था कि सिर्फ इसका जो एजेंडा है उस एजेंडे के सहारे लोगों को जेड़ा जाए और इसका जो एजेंडा था वो पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट होता था वाया दुबई और वहां से इसको भेजा गया था और उस एजेंडे को फैलाने की कोशिश थी। एजेंसीज की जैसा कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि दाद देनी होगी कि इस पूरे ऑपरेशन में उपलब्धि सिर्फ ये नहीं थी कि वो पकड़ा गया, इस उपलब्धि ज्यादा बड़ी ये थी कि इतनी बड़ी साजिश जो एक प्रोपेगेंडा रचकर दिखाने की कोशिश की गई थी, रचने की कोशिश की गई थी, उसको पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया गया और इसके अपने करतूतों के सहारे। जी कि आप हिस्ट्री का जिक्र कर रहे थे, उसका एक इंटरव्यू हमने भी यहाँ पर देखा था, इंडिया टीवी पर ही चला था। हमारे जो वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं सौरभ शर्मा ने, उन्होंने इंटरव्यू किया था। उसमें एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो लगातार भारत नहीं बोलते थे, वो सिर्फ पंजाब पंजाब करते थे। और जब गुरुओं की बात करते थे शायद उनको पता नहीं है कि जो जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह, जो आखिरी 10वें गुरु थे, उन्होंने जो खालसा पंथ की शुरुआत की थी, उनका जो जन्म हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था। आप वहां जाकर देखिए तो आपको समझ में आया कि बिहार के लोग कितनी श्रद्धा रखते हैं उस जगह से। और उनको जब इस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको देश का ही नहीं पता है कि आखिरकार जो गुरु हैं, जो सिख गुरु हैं, वो देश के किन किन हिस्सों में गए, किन किन हिस्सों में जाके लोगों का उन्होंने उद्धार किया और क्यों ये देश हर एक सिख गुरु को श्रद्धा से देखता है, पूजने देखता है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि आईएसआई के जरिए एक माहौल को खराब करने की कोशिश थी, किस तरह से ये जो सिख धर्म है उसको भारत से अलग दिखाया जाए, हिंदुओं से अलग दिखाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखें तो जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या जो इस्लाम के शासक थे, उनके जो अनुयायी थे, वो किस प्रकार से सिख के गुरुओं तक पे उन्होंने अत्याचार किया था, बावजूद इसके कभी भी इस मसले का वो जिक्र तक नहीं करता था, इसके खिलाफ कभी वो कुछ नहीं बोलता था। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो 5 जवान हमारे शहीद हुए उसमें से, और वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, पाकिस्तानियों ने बम फरवाया अपने आतंकवादियों के सहारे और इनमें से 4 पंजाब के थे। लेकिन ऐसे नैरेटिव, ऐसी बातें वो बिल्कुल भी नहीं करता था। वो सिर्फ उस नैरेटिव को करता था जिसमें ये दिखे कि सिख कम्युनिटी को हिंदू के सहारे, यानी कि जो नॉन सिख हैं वहाँ पे पंजाब में मौजूद हैं, उनको टारगेट किया जाए, उनको भड़काया जाए या फिर क्रिश्चियनिटी को भड़काया जाए। और इसके पीछे मकसद, जैसे कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे उसके आका यही चाहते थे, इसलिए वो इसी एजेंडे पे आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो ये भूल रहा था कि पंजाब के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो अब भिंडरा वाले के दौर के नहीं हैं। उन्हें बखूबी मालूम रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, जिसके चलते आप देखें तो जो भी उसकी सभाएं थी टेलीविजन तो कहीं ना कहीं कोशिश, मतलब आपने जो बताया ना कि कोशिश ये हो रही थी किस तरह से जो आइडेंटिटी है उसको अलग कर दिया जाए भारत से या इस देश से। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।